नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे सुल्तान के विषय में जानेंगे जिसके बारे में बरनी कहता है कि वह एक कातिल सुल्तान है जिसने रक्त एवं युद्ध की नीति चलाई। एक बात अवश्य है कि जब मध्यकाल में राजत्व सिद्धांत की बात आती है तो सबसे पहले बलबन से ही इसकी शुरुआत मानी जाती है। इस वीडियो में हम सुल्तान बलबन के विषय में बेसिक जानकारियों को जानेंगे, फिर बलबन के राजत्व सिद्धांत को समझने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों के आधार पर उसके चरित्र चित्रण को सरलतम रूप से समझने का प्रयास इस लेक्चर में होगा और उम्मीद है कि आप इसे अंत तक जरूर सुनेंगे, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो सके। हम जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत का इतिहास 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक चला। पिछले लेक्चर में हमने भारत में पहली मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान के विषय में जाना था। उसी रजिया के बाद मुइजुद्दीन बहराम शाह दिल्ली का सुल्तान बना। बहराम शाह के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना मंगोलों द्वारा लाहौर का पतन माना जाता है। उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह गद्दी नशीन हुआ। इसके सिक्कों पर सबसे पहले बगदाद के अंतिम अब्बासी खलीफा अल मुस्तसीम का नाम अंकित हुआ था। इसने सुल्तान बनने से पहले ही तुर्की सरदारों से वादा किया था कि वह सत्ता का प्रयोग नहीं करेगा बल्कि नायब करेगा, और यहीं से नायब के प्रभाव में दिल्ली सल्तनत आ गया। तुर्की सरदारों ने बलबन को नायब नियुक्त कर दिया। मसूद शाह के बाद नासिरुद्दीन महमूद सिंहासन पर बैठा, किंतु राज बलबन का ही चलने लगा। इसामी कहता है कि सुल्तान बिना तुर्की सरदारों की आज्ञा के न तो हाथ पैर हिलाता, न ही पानी पीता और न ही सोता था। राजा महल में रहता था और बलबन साम्राज्य पर शासन करता था। हालांकि मिन्हाज नासिरुद्दीन महमूद को दिल्ली का आदर्श सुल्तान और सुल्तानुस सलातीन कहा करता था। उसने अपनी प्रसिद्ध कृति तबकात ए नासिरी इसी सुल्तान को समर्पित की थी। सुल्तान की उपाधि दरवेश थी। तनिक सोचिए कि बलबन का क्या जलवा रहा होगा कि सुल्तान न होकर भी वह सुल्तान ही था। आखिरकार 1266 ईस्वी में वह पूरी तरह सुल्तान बन गया। पिछली वीडियो में हमने दिल्ली सल्तनत के शासकों का जो क्रम देखा था वो पुनः आपको याद दिलाता हूं। ए आराम मिश रुक रजिया, ए आराम मिश रुक रजिया। इसके पश्चात हराम से बहराम शाह, फिर सूद से मसूद शाह, महमूद से नासिरुद्दीन महमूद और बन से बलबन। बलबन के बाद कैकुबाद सुल्तान बना। कैकुबाद के बाद एक नया वंश दिल्ली सल्तनत के तख्त पर बैठ गया, जिसे खिलजी वंश कहा गया और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण शासक हुआ अलाउद्दीन खिलजी, जिसके विषय में हम अगले वीडियो में जानेंगे। फिलहाल गुलाम वंश के शासकों का क्रम आप इस कोडिंग से याद कर सकते हैं। ए आराम मिश रुक रजिया, हराम सूद महमूद बन कैकुजिया। फिर से बोल देता हूं, ए आराम मिश रुक रजिया, हराम सूद महमूद बन कैकुजिया। मैंने बताया था ना कि हराम से बहराम शाह, हराम सूद, सूद से मसूद शाह, महमूद, महमूद से नासिरुद्दीन महमूद, बन से बलबन और फिर कैकू से कैकुबाद, और उसके बाद खिलजी वंश आ गया। ठीक है, तो मित्रों बलबन का अब हम पूरा नाम जानते हैं। उसका पूरा नाम था बहाउद्दीन। यह एक इलबारी तुर्क था। यहां इस बात का ध्यान रखेंगे कि यह बलबने खुर्द था, यानी कनिष्ठ बलबन, क्योंकि बलबन का बड़ा भाई इजुद्दीन किशलू खां को बलबने बुजुर्ग यानी ज्येष्ठ बलबन कहा जाता था।
बहरहाल सर्वप्रसिद्ध बलबन खुर्द यानी जिस बलबन की हम बात करते हैं उसी का यहाँ पर अध्ययन होगा, चर्चा होगी। बलबन जब सुल्तान बना तो उसने गियासुद्दीन की उपाधि धारण की। इसके अलावा वह उलूग खां यानी महान खां, नियाबत खुदाई और जिल्ले इलाही कहलाना पसंद करता था। बचपन में बलबन और उसके भाई किशलू खां को मंगोलों ने कैद कर लिया और बगदाद में दास व्यापारी जलालुद्दीन बसरे के हाथों बेच दिया था। बाद में इल्तुतमिश ने दिल्ली के बाजार में उसको खरीद लिया। हालांकि भाग्य का खेल देखिए, इसामी कहता है कि इल्तुतमिश ने बलबन को खरीदने से इनकार कर दिया था क्योंकि उसे लगा कि बलबन के चेहरे पर एक दुष्ट महत्वाकांक्षा है, किंतु उसके वजीर जुनैदी ने उसकी ओर से बलबन को खरीद लिया। इल्तुतमिश ने वजीर जुनैदी के इस कृत्य को अपना भाग्यमान स्वीकार कर लिया, जबकि इब्न बतूता कहता है कि बलबन की कुरूपता के कारण इल्तुतमिश ने उसे खरीदने से इनकार कर दिया, किंतु बलबन के कहने पर कि 99 दास आपने अपने लिए ले लिए तो एक मुझे ईश्वर के लिए ही खरीद लें, तब उसे इल्तुतमिश ने खरीदा और फिर अपने यहाँ ला करके भिश्ती यानी पानी पिलाने का काम उसे सौंप दिया। बाद में इल्तुतमिश ने बलबन को खासतार यानी अंगरक्षकों का प्रधान पद दे दिया और दल चालीसा का सदस्य बना दिया। धीरे धीरे दास बलबन पानी पिलाने वाला गुलाम और फिर खासतार से नायब और फिर सुल्तान बन गया। सुल्तान बलबन से संबंधित दो पहलू थे। पहला विद्रोह का दमन और दिल्ली सल्तनत को सुरक्षित बनाना, जबकि दूसरा जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण था वो उसका राजत्व सिद्धांत और सुल्तान की स्थिति को सुदृढ़ करना। बलबन ने कई सैनिक अभियान किए, तमाम विद्रोहियों को कुचल दिया। विद्रोहियों के प्रति बलबन की नीति को युद्ध एवं रक्त की नीति कहा जाने लगा। बलबन ने खोखरों को नियंत्रित किया। मेवात, रणथंभौर, ग्वालियर, चंदेरी, नारनौल, मालवा, सिंध, मुल्तान, रोहिलखंड पर विजय प्राप्त की। बंगाल में विद्रोही तुगरिल खां को हटाकर युजबक खां को बंगाल का प्रांतपति नियुक्त कर दिया। बंगाल को उन दिनों लोग परिपूर्ण नरक या विद्रोहों का नगर कहा करते थे। बलबन ने आंतरिक विद्रोहों को दबाने के साथ मंगोलों के बाह्य आक्रमण के संभावित खतरों को भी नियंत्रित कर दिया। उसने तमाम तुर्क सरदारों व दल चालीसा को भी नष्ट कर दिया। अब सुल्तान का पद ही सब कुछ हो गया। शायद इसीलिए ऐसा माना जाता है कि वह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व सिद्धांत की स्थापना की। आइए वीडियो के आखिरी हिस्से में हम एक नजर डालते हैं बलबन के राजत्व सिद्धांत पर। बलबन दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने वसैया यानी वसीयत घोषित किया, जिसे बरनी ने संकलित किया था। वसीयत में बलबन ने अपने पुत्रों मुहम्मद व महमूद को निर्देश दिया है और कहा है कि व्यक्तियों के ऊपर शासन करने को एक मामूली और महत्वहीन कार्य न समझो। यह एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है जिसे पूर्ण गंभीरता व उत्तरदायित्व की भावना के साथ पूरा किया जाना चाहिए। राजा का हृदय ईश्वर की कीर्ति को प्रतिबिंबित करता है। वह यदि निरंतर ईश्वरीय ज्योति प्राप्त नहीं करता है तो शासक कभी अपने अनेक और अति महत्वपूर्ण कर्तव्यों को पूर्ण नहीं कर सकता। अतः राजा को अपने हृदय तथा आत्मा की पवित्रता के लिए प्रयत्न करना चाहिए और ईश्वर की दया के लिए अनुग्रही रहना चाहिए। एक अनुग्रही राजा सदा ईश्वर के संरक्षण के छत्र से रक्षित रहता है। राजा को इस प्रकार जीवन व्यतीत करना चाहिए कि मुसलमान उसके प्रत्येक कार्य, शब्द व क्रियाकलाप को मान्य और प्रशंसित करें। उसे इस प्रकार जीवन व्यतीत करना चाहिए कि उसके शब्दों, कार्यों, आदेशों, व्यक्तिगत योग्यताओं व गुणों से लोग शरीयत के नियमों के अनुसार जीवन व्यतीत करने के योग्य हो सकें। उसके विचारों व व्यवहारों से साफ झलकता था कि उसका राजत्व सिद्धांत फारसी यानी ईरानी विचारों पर आधारित था।
डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी कहते हैं, बलबन का राजत्व शक्ति, न्याय एवं प्रतिष्ठा पर आधारित था। अपने सरदारों के जरिए बलबन यह प्रदर्शित करता है कि वह षड्यंत्र से नहीं अपितु ईश्वर की इच्छा के कारण सुल्तान बना है। वह नियाबते खुदाई यानी पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि और जिल्ले इलाही यानी ईश्वर की प्रतिच्छाया है। बलबन कहा करता था कि राजत्व निरंकुशता का शारीरिक रूप है। राजा का हृदय ईश्वरीय कृपा का विशेष भंडार है। कोई भी मनुष्य उसकी समानता नहीं कर सकता। अपने राजत्व को प्रभावशाली बनाने के लिए बलबन ने कई प्रयास किए, जैसे दंत कथाओं में प्रसिद्ध ईरानी बादशाह अफरासियाब का स्वयं को वंशज बता दिया। अपने दरबार का गठन भी फारसी पद्धति पर किया। प्रशासनिक पदों के लिए कुलीन वर्ग को ही योग्य माना। वह यहां तक कहने लगा कि जब मैं किसी तुच्छ परिवार के व्यक्ति को देखता हूं तो मेरे शरीर की प्रत्येक नाड़ी क्रोध से उत्तेजित हो जाती है। उसके दरबार में उसके सामने खलीफा के 2 वंशजों को छोड़कर कोई बैठ नहीं सकता था। उसके वजीर के अलावा उससे कोई बात नहीं कर सकता था। उसके दरबार में किसी को मुस्कुराने की आज्ञा नहीं थी। गैर इस्लामिक प्रथा जैसे सिजदा यानी घुटने पर सिर झुकाना और पैबोस यानी सुल्तान का पैर चूमना उसने प्रारंभ करवा दिया। यह भी फारसी पद्धति थी। उसने फारसी त्योहार नौरोज यानी सूर्य पूजा की शुरुआत की। यह 19 दिनों तक चलता था। बलबन ने शराब का त्याग कर दिया। सामाजिक सभाओं में नृत्य, संगीत और मद्यपान पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। दरबारियों को विशेष चिन्हित वस्त्र पहनकर दरबार में आने का आदेश दे दिया। बलबन ने सैन्य विभाग गठित कर उसे दीवान अर्ज कहा, जिलों का शीख के रूप में विकास किया, जिसका प्रमुख शिकदार कहलाने लगा। बलबन ने सशक्त गुप्तचर विभाग की स्थापना की। बरीद यानी मुख्य संवाददाता की नियुक्ति की। बलबन की दृष्टि में शासक को संरक्षात्मक कानून बनाने चाहिए और समर्थ लोगों के अत्याचार से दुर्बल व्यक्तियों की रक्षा करनी चाहिए। शासन के आदेश दृढ़ता से लागू किए जाएं और शासन के निर्णयों में बार बार परिवर्तन नहीं होने चाहिए। वह कहा करता था कि जो कुछ मैं कर सकता हूं वह है क्रूर मनुष्यों की क्रूरता को नष्ट करना तथा यह देखना कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति एक बराबर हों। राज्य का गौरव उस नियम पर आधारित है जिससे इसकी प्रजा प्रसन्न एवं उन्नतशील बन सके। बलबन तुर्की अमीरों और उलेमा वर्ग के नियंत्रण से स्वतंत्र होकर स्वयं ही उन्हें अपने नियंत्रण में ले लिया। ऐसा प्रतीत होता है कि उसने विरोधियों को नृशंसतापूर्वक कुचला, किंतु अपनी प्रजा के प्रति तुलनात्मक रूप से उदार दृष्टिकोण अपनाया। शायद इसीलिए प्रोफेसर ईश्वरी प्रसाद बलबन को भारत में नव स्थापित मुस्लिम राज्य का संरक्षक और मध्यकालीन भारत की एक महान विभूति मानते हैं। 1287 ईस्वी में बलबन की मृत्यु हो गई। उसके शव को कुश के लाल यानी लाल महल और फिर दारुल अमान में दफन किया गया। के निजामी कहते हैं कि बलबन एक उत्तम अभिनेता की भांति दर्शकों को मंत्र मुग्ध करता था। दोस्तों, आपको बलबन कैसा लगा कमेंट कर बताइएगा। कुछ नई बातें भी हो उसे अवश्य शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली चर्चा अलाउद्दीन खिलजी पर होगी, जिसे कुछ दिनों पहले एक फिल्म में दिखाने का प्रयास किया गया था। आप जानते ही होंगे। तो फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।